हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन पंचायती राज। देखिए, लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने पंचायती राज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पंचायती राज का ऑलरेडी 2 वीडियोस आपके पास आ चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्दर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Constitution 73rd Amendment Act that provides for the establishment of panchayats also made which of the following provision। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था या 73वां संविधान जो एक्ट था हमारा, उसने पंचायती राज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा प्रोविज़न को ऐड किया है। तो फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ अ न्यू शेड्यूल 11 to the constitution listing 29 subjects which are to be handled by the पंचायत। यानी कि यहाँ पे शेड्यूल 11 को भी जोड़ा गया है जिसमें कि 29 सब्जेक्ट होते हैं जो पंचायत के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ द न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टिंग 18 सब्जेक्ट्स विच आर टू बी हैंडल बाय द पंचायत। यानी कि 11वां जो शेड्यूल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि पंचायत के द्वारा हैंडल किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बार ऑन द कोर्ट्स टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटिंग टू डेलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। यानी कि कोर्ट्स को रोका गया है ऐसा कोई भी डेलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो लॉ होगा उसके क्वेश्चन को डील करने के लिए। फोर्थ है हमारा रिजर्वेशन ऑफ not less than 1/3 of the total members of seats in panchayat for women, excluding the number of seats reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribes। यानी कि कम से कम 1/3 टोटल मेंबर्स का जो सीट होता है उसका 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दोज यानी कि उनको एक्सक्लूड करके जो कि एसटी और एससी कम्युनिटी से वुमेन्स बिलोंग करती हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे आप अपना सोच लीजिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 1, 2 एंड 4। सेकेंड है हमारा 1 एंड 3। थर्ड है हमारा 2 एंड 4 एंड फोर्थ हमारा 1 ओनली। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए लिस्टिंग 29 सब्जेक्ट एंड लिस्टिंग 18 सब्जेक्ट, तो 1 और 2 में से कोई एक ही हमारा सही होगा। यहाँ पे हमारा जो है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि 29 सब्जेक्ट के बारे में डील की गई है। तो सेकेंड को आप एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बार ऑन द कोर्ट्स टू द क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटिंग टू डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। यानी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डेलिमिनेशन होगा उससे रिलेटेड कोई भी वैलिडिटी होगा किसी भी कानून का, उसका जो भी क्वेश्चन होगा वो कोर्ट डील नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स को बार किया गया है कुछ मैटर से रिलेटेड, जैसे कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है मैटर ऑफ पंचायत में, इलेक्टोरल मैटर ऑफ पंचायत में। इसके अलावा जो इलेक्शन का होगा, इलेक्शन पिटीशन होगा जब, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन अगर डाला जाता है कोर्ट के पास तब कोर्ट वहाँ पे आ सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्टोरल मैटर होता है तो वहाँ पे कोर्ट पंचायत के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, उनको रोका गया है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर थर्ड हमारा करेक्ट है तो ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन नंबर 4, देख लेते हैं रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3। यानी कि यहाँ जो बात कर रहा है कि विमेन के लिए जो रिजर्वेशन होगा वो कम से कम 1/3 होना चाहिए, लेकिन इसमें उन महिलाओं को एक्सक्लूड कर देना चाहिए जो एसटी और एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, यानी कि उनके लिए फिर अलग से होगा रिजर्वेशन। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, यहाँ पे हमारा वर्ड आएगा इंक्लूडिंग। यहाँ हमारा ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडिंग दिया गया जबकि यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है उन लोगों को। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। यानी कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि स्टेट को ये कहता है कि आप विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबको पता है कि इसके बारे में डीपीएस में बात की गई है, तो आप तो यहाँ पे ऑप्शन बी को तो ऐसे ही लिमिट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है।
फिर हमारा बचता है आर्टिकल 38, 39 एंड 40। तो यहाँ पे आर्टिकल 40 में बात की गई है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के बारे में, और स्टेट वैसा सारा पावर दे सकती है स्टेट पंचायत को जैसा कि नेसेसरी लगे उनको उस स्टेट के लिए, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए जो भी नेसेसरी हो स्टेट वैसा सारा पावर विलेज पंचायत को प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके बारे में एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई है, विलेज पंचायत होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इसके अलावा हमारे डीपीएसपी में पहले ही बात की जा चुकी थी आर्टिकल 40 के अंदर, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए असर्शन एंड रीज़न मैंने पहले ही बताया, अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन यूपीपीसीएस में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, या अदर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत राज बॉडीज विल पेव द वे फॉर देयर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि जो रिजर्वेशन होगा सीट में विमेन के लिए पंचायती राज में, वो एक नेक्स्ट वे देती है, एक रास्ता देती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा रीज़न एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं का एम्पावर होना, महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा रीज़न तो करेक्ट लग रहा है और स्टेट असर्शन भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि क्या रीज़न असर्शन को फुलफिल कर रहा है। इसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक अपना सकते हैं, सिंपली आपको पहले रीज़न को पढ़ना है, देन उसके बाद सो वर्ड को यूज़ करना है, देन अगर आप स्टेटमेंट 1 पढ़ते हो और सारा का सारा स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्ट होता है तो रीज़न असर्शन को फुलफिल करता है। जैसे यहाँ देखिए, empowerment of women is essential for the achievement of democracy and development, so reservation of seats for women in panchayat raj bodies will pave the way for their political empowerment। तो यहाँ पे देखिए रीज़न जो असर्शन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि नीचे भी एम्पावरमेंट की बात की गई है और ऊपर भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने की बात की गई है वेमेंस को, तो दोनों का दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट भी और रीज़न असर को फुलफिल भी कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज, यहाँ पे हमें चूज़ करना है क्या करेक्ट ऑप्शंस को। फर्स्ट हमारा है पंचायत हैव नाउ बी बाउट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नर, यानी कि पंचायत को डायरेक्टली गवर्नर के सुपरविजन के अंदर लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट नाउ डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डील किया है हमेशा से कि फाइनेंस कमीशन होती है स्टेट की जो डिटरमाइन करती है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और पंचायत के बीच में कैसे होगा। तो यहाँ तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, तो सेकंड तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत आर नाउ इंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रांट्स इन एड डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत को अब ग्रांट्स इन एड मिल सकता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड लास्ट है हमारा 1/3 ऑफ द सीट्स इन पंचायत आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन्स, यानी कि 1/3 जो सीट होगा पंचायत में उसको महिलाओं के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मेन ये है कि अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दिस आर करेक्ट फीचर्स ऑफ पंचायत, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के अनुसार कौन सा करेक्ट फीचर है। तो सेकंड तो हमारा करेक्ट है, हमने अभी डील किया कि यहाँ बताया गया कि एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी जो डिसाइड करेगी टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जहाँ भी ऑप्शन 1 है मतलब 2 नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा ए एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्योंकि 2 हमारा सही है तो हमें अब बस देखना है स्टेटमेंट 3 एंड 4। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो पंचायत आर नॉट टाइटल टू रिसीव ग्रांट्स इन एड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि टैक्स और ड्यूटीज़ जो मिलेगा वो स्टेट और पंचायत के बीच में डिवाइड होगा। यहाँ पे ग्रांट्स इन एड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है वो पैसा भी, ग्रांट्स इन एड भी जो मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलता है। तो यहाँ हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ तो हमारा करेक्ट है, ये हम सबको पता है 1/3 सीट रिजर्व होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड एंड फोर्थ हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, पंचायती राज को किस में इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है हमारा यूनियन लिस्ट, सेकंड है हमारा स्टेट लिस्ट, थर्ड है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, या फोर्थ है हमारा रेसिडुअरी लिस्ट। तो देखिए जो पंचायती राज है उसको इंक्लूड किया गया हमारा स्टेट लिस्ट में, क्योंकि स्टेट ही मेनली यहाँ पे डिसाइड करती है कि किस तरह से
जो स्टेट गवर्नमेंट है किस तरह से पंचायत का इलेक्शन होना चाहिए स्टेट लिस्ट में ये दिया हुआ है। तो पंचायत राज आती है आपकी स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन इमेनेंट्स फॉर दो, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किसके बारे में प्रावधान करता है या किसे प्रदर्शित करता है, तो हमें ये बताना है। तो हम लोगों ने पहले ही डील किया कि डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में डील की गई है। तो यहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो भी पंचायत के बारे में ही डील करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर अमंग दोज हु कंप्राइज द जिला परिषद, यानी कि निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो जिला परिषद के तहत आते हैं। फर्स्ट है हमारा चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले सारे पंचायत समिति के चेयरमैन या प्रेसिडेंट। सेकेंड है हमारा एमपीज एमएलएज एंड एमएलसीज हु कॉन्स्टिट्यूंसीज आर इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो सारे एमपीज एमएलएज और एमएलसीज जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी उस डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। थर्ड है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज म्यूनसिपैलिटीज नोटिफाइड एरियाज कमिटीज ईटीसी, यानी कि वो सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, म्यूनसिपैलिटी से रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, नोटिफाइड एरिया कमिटीज के रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे। यहाँ पे ईटीसी भी दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। फोर्थ हमारा हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, यानी कि डॉक्टर वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जिला परिषद है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना पढ़ा लेकिन कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को इसमें डाला जाता है। तो फोर्थ तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी एंड डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा देन, यानी कि हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। लास्ट हमारा आ जाता है ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, अगर कोई मेंबर है या म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पे अगर आप म्यूनसिपैलिटी पे ध्यान दें तो म्यूनसिपैलिटी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के भी जो हेड होंगे वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि जिला परिषद में। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है और इस तरह हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट हमारा है फीचर्स, और ये फीचर किससे रिलेटेड है हमें ये मैच करना है। तो फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसके बारे में कब बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा नगर पंचायत, थर्ड है हमारा पंचायती राज इलेक्शंस एंड डी हमारा 2 टियर सिस्टम। तो देखिए हम सबको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी में तो 3 टियर सिस्टम की बात की गई थी सबसे पहले। तो 2 टियर सिस्टम किसमें बात की गई थी, अशोक मेहता कमेटी में। देखिए यहाँ पे डी का हो जाएगा हमारा 4, तो जहाँ भी डी में 4 है, 4 नहीं आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि बी एंड सी एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए इस तरह एलिमिनेशन करने के बाद आपके पास कन्फ्यूज़न का लेवल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप 50-50 में आते हैं। तो ए तो आपको देखना ही नहीं, ए डायरेक्टली आप 3 से मैच करा दीजिए, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस में आएगा, बी आर मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी के अंदर इसकी बात की गई थी। एंड जो हमारा नगर पंचायत है, नगर पंचायत यानी कि जो सिटी का जो पंचायत होता है या डिस्ट्रिक्ट का पंचायत, जिसको हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ कह सकते हैं, तो ये 74th अमेंडमेंट में बात की गई थी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो ये हो जाएगा बी का 2, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और पंचायत राज इलेक्शन के बारे में 73rd अमेंडमेंट में बात की गई थी। देखिए इसके बारे में ये जो कमिटीज़ है इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही थोड़ा सा डील कर लिया इसके बेसिक्स के बारे में, तो आप इसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर विद इन द मैंडेट ऑफ 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो नीचे दिया हुआ इसमें से कौन है वो मैंडेट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और हमें यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कोड्स को देख करके। तो फर्स्ट हमारा डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविज़न फॉर पंचायत मेंबरशिप, यानी कि पंचायत मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का भी जो प्रोविज़न है वो किया गया है। सेकंड है हमारा सेटिंग अप ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करना। थर्ड है हमारा एम्पावरिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू होल्ड पीरियोडिक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, यानी कि एम्पावर करना है स्टेट इलेक्शन कमीशन को ताकि वो पीरियोडिकली लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके। फोर्थ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का को कॉन्स्टिट्यूट करना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है एंड थर्ड स्टेटमेंट है इसको हम लोगों ने बार बार डील किया है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन तो होती है और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होती है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को करवाने के लिए। तो सेकेंड और थर्ड तो हमारा करेक्ट है।
तो ऑप्शन ए एंड सी तो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा बचता है 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3, यानी कि 4 भी हमारा इनकरेक्ट है। कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में इसमें बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट देखिए, केवल बचा हमारा ऑप्शन है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन ऑफ पंचायत मेंबरशिप। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, क्योंकि एटलीस्ट हम सबको ये पता है कि जो भी मेंबर 21 साल से नीचे के होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि एक मेंबरशिप के लिए। तो मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए यहाँ पे जो 21 साल से नीचे के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। तो फर्स्ट तो है ही हमारा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ और मेजर्स है, जैसे कि अगर कोई एक ऐसा लॉ है इलेक्शन के टाइम में जिसको वायलेट करते हैं वो मेंबर, तो उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या तो फिर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को गेन किए हुए हैं। अदरवाइज ऐसा कोई लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है मेंबरशिप के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उसके तहत भी मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविज़न की बात की गई है 73rd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अंडर आर्टिकल 243D विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एंजॉय रिजर्वेशन फॉर पंचायत मेंबरशिप इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि आर्टिकल 243D में ऐसा कौन सा कैटेगरी है जिसकी रिजर्वेशन की बात की गई है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी कि उनके पॉपुलेशन को देख करके रिजर्वेशन की बात की गई है। कौन से 243 में किसके बारे में बात की गई है? तो फर्स्ट हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सेकंड है हमारा विमेन, थर्ड है हमारा बैकवर्ड क्लास, फोर्थ हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। तो हम सबको पता है यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के बारे में किसी तरह की कोई डील नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी। सेकेंड जो है बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन डिसाइड करती है वो स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि अगर लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो बैकवर्ड क्लास के लिए प्रोविज़न स्टेट बना सकती है। वहाँ पे आर्टिकल में इसके बारे में डील नहीं किया गया, तो हमारा सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1/3 उनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे जब 1/3 उनका दिया गया है तो स्टेट कैसे वहाँ डिसाइड कर सकती है? फाइनली जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनके कैटेगरी को देख करके ये डिसाइड किया जाता है उनको कितने % रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ये डिसीजन स्टेट का होता है। तो 243D में इसी के बारे में डील की गई है, तो आर्टिकल हमारा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि जो इसमें क्या बात की गई 243 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो किस प्रकार से सीट का रिजर्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37। द मेंबर्स ऑफ अ पंचायत समिति आर, जो पंचायत समिति है उसके मेंबर्स क्या होंगे या कैसे होंगे? फर्स्ट हमारा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सेकेंड हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत, थर्ड है हमारा नॉमिनेटेड बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड फोर्थ है हमारा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड पंचायत समिति। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंबर्स की बात की जा रही है, ना कि चेयरमैन की। अगर चेयरमैन की बात होती तो एक समय के लिए सोचना भी पड़ता कैसे इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई तो डेमोक्रेसी कब फुलफिल होगा? जब पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉमिनेशन को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिए, सी एंड डी को, कॉमन सेंस है यहाँ पे, एकदम वेग सा स्टेटमेंट है, नॉमिनेशन तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ इलेक्शन की बात की जाती है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत, अब यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति की बात की जा रही है। तो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किसके द्वारा होता है? डायरेक्टली बाय द पीपल, ना कि इनडायरेक्टली होता, डायरेक्ट होता है उनका इलेक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेशन ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि अशोक मेहता का जो रिकमेंडेशन है पंचायती राज के बारे में उसमें कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, उनका कौन सा यहाँ फीचर्स नहीं है, नॉट बोल रहे हैं यहाँ। ए है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द PRIs, यानी कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे देना। बी हमारा नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन टू द PRIs, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। सी हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SCs एंड STs, यानी कि रिजर्वेशन करना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो इसके बारे में लोगों ने डील किया 243 में, तो इसके बारे में डील किया गया है। बट यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार क्या आया था। फोर्थ हमारा मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ पंचायती राज, यानी कि एक मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए पंचायती राज के लिए। तो यहाँ पे देखिए अशोक मेहता कमेटी को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, बुक में भी इसके बारे में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये बात की गई थी
कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि पंचायती राज का जो ऑफिशियल्स होंगे उनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की थी इन्होंने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोल रहा नॉन इन्वॉल्वमेंट, जबकि इन्होंने बात की गई थी कि यहाँ पे इन्वॉल्व होने चाहिए। साफ साफ यहाँ स्टेटमेंट ये दिया गया था कि देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑल लेवल ऑफ पंचायत, यानी कि सारे के सारे लेवल ऑफ पंचायत में पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर 27% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट OBCs, यानी कि 27% रिजर्वेशन की बात की गई है पंचायत के सीट में OBCs के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास कास्ट के लिए। सेकेंड हमारा है दैट द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फॉर्म अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ, यानी कि जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत के इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उन्हीं सारे पीपल्स में होगा जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो 27% रिजर्वेशन, यानी कि 27% जो आरक्षण है OBCs के लिए, यहाँ पे बात ही नहीं की गई है कि OBCs को किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है स्टेट पे, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो तो वो दे सकती है रिजर्वेशन, लेकिन इसमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी OBCs के बारे में। और जो 27% रिजर्वेशन है वो किस में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में इनका रिजर्वेशन आता है। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ए को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बोथ एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड तो इनकरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि अब बस दो पे बात आती है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट बात आती है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि जो इंटरमीडिएट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो चेयरपर्सन जो चुने जाते हैं वो इन्हीं लोगों में से चुने जाते हैं जिसको कि बाकी के लोग चुन करके भेजते हैं, यानी कि जिसको नॉर्मल पीपल्स लोग चुन के भेजते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको प्रत्येक 5 साल में एक फाइनेंशियल प्रत्येक 5 साल में रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को पंचायत का एक फाइनेंस कमीशन का गठन करना होता है। सेकंड हमारा द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो सुपरिटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए पंचायत का, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथों में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है पंचायत का इलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और फाइनेंस कमीशन को गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूट करती है हर एक 5 साल में रिव्यू करने के लिए कि पंचायत का पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है, इसको देखने के लिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.